नमस्कार सभी को। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें सभी टॉपिक कवर करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप जब रिवीजन करना चाहें तो इसको लास्ट टाइम में देख के जा सकते हैं। बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसी आशा है। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को अपने को देखना है तो पहले ये चेक कर लेते हैं उसमें से एमसीक्यू कितने आएंगे। एक एमसीक्यू आएगा, दो फिलअप आएंगे, दो वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघुतरात्मक और एक शॉर्ट टाइप यानी कि अपने पास लघुतरात्मक प्रश्न। इतने प्रश्न आएंगे। टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। देखिए, पहले ही जब चैप्टर शुरू होता है उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को एमसीक्यू फिलअप में से। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू में मेरे को लग रहा है, इसमें एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप केवल सुनेंगे, लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, सुनना है ध्यान से। तो पहला एमसीक्यू ये मिल सकता है कि इनमें से कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं करती, यानी ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती। तो देखिए, मोलरता यानी मोलेरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। मोलेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, आयतन नहीं आता। बस ऐसा प्रश्न आ सकता है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। बस या एक हमसे ये बन सकता है, के बी या के एफ की यूनिट बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या इससे भी और भी आगे पूछना चाहे एमसीक्यू में तो ये प्रश्न बन सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टर है, तो चारों कैरेक्टर है तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बस। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये लग रहा है, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बेंजीन का 1/2 फैक्टर कितना होता है? 0.5। ये ध्यान रखना है भाई। बेंजीन का 1/2 फैक्टर किस बेंजीन सॉरी बेंजीन का 1/2 फैक्टर नहीं, एसिटिक एसिड का 1/2 फैक्टर किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में एसिटिक एसिड का 1/2 फैक्टर होता है 0.5। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अब आगे चलते हैं। फिलअप में वापस वही हो रहा, के बी और के एफ की यूनिट आ सकती है, तो अपने को पता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। फिलअप में ये प्रश्न आ सकता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब अपन ताप यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं या पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी कम होती है। ये आ सकता है फिलअप। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर देखिए, एक तो आपको वापस केल्विन किलोग्राम इसकी यूनिट पूछ सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने को एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ऑस्मोसिस को बताइए, हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ऑस्मोसिस बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे मान लो ये एक प्रश्न लिख दिया मैंने, ये अपने को पता है ग्लूकोज होता है, ये अपने आप में एक ही पार्टिकल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद NaCl, ये 2 पार्टिकल है, जैसे जैसे पार्टिकल के नंबर बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बताया हुआ है। तो इसका न्यूमेरिकल यहाँ से न्यूमेरिकल क्या वेरी शॉर्ट टाइप बन सकता है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट टाइप में क्या आ सकता है, जैसे पूछ सकता है हेनरी लॉ एक्सप्लेन करो, राउल्फ लॉ एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ आ सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक इसमें शॉर्ट टाइप, तो शॉर्ट टाइप आइडियल और नॉन आइडियल के बीच डिफरेंस आ सकता है, या न्यूमेरिकल आया तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि 5 ग्राम NaOH इन 450 ml वाटर, फाइंड मोलरिटी यानी मोलरता ज्ञात करनी है। सार कुछ दिया, मोलरता का फॉर्मूला से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और एक आपको इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 1.11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ मैंने ये सब कुछ बता दिया। अब अपन फटाफट इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो देखिए, एक ये जरूर पढ़ लेना, ब्रास किस किस का मिक्सर है? तो ब्रास किसका मिक्सर है? कॉपर और जिंक का मिक्सर है। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर है? कॉपर जिंक और निकल का है। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का। ये अच्छे से पढ़कर जाना। सॉल्यूशन कैसा मिक्सर होता है? होमोजेनियस मिक्सर होता है। इस इंडेक्स, ये महा इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चन जो मैंने इस पर ये है ना, ये तो वापस आ सकता है भाई,
इसको अच्छे से देख कर जाना कि अमलगम में कौन सॉलिड होता है और कौन सॉलिड होता है। तो अमलगम होता है, अपने को पता है अमलगम क्या होता है, NaHG या ZnHG होता है। अब इसमें देखिए सॉल्वेंट कौन होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड कौन होता है इन दोनों में से, सॉलिड तो मेटल होती है, यानी ये सॉलिड है, ये तो है सॉल्वेंट और ये क्या है, सॉल्यूट। ये ध्यान ध्यान रखे जाना है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न लग रहा है अभी 2026 कह रहा हूँ कि इथाइलिन ग्लाइकोल को कार के रेडिएटर में भरने की सलाह क्यों दी जाती है। तो भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इंपॉर्टेंट है भाई, यह प्रश्न आपको 1 नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप में मिल सकता है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप देख लेना। अगला पीपीएम किस में यूज आता है, तो पीपीएम ये आपको फिलअप में मिल सकता है ये क्वेश्चन की। पीपीएम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन नापता है, तो पीपीएम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन नापता है, ट्रांस यानी कि अति सूक्ष्म, हिंदी में भी बता देता हूँ, अति सूक्ष्म मात्रा को नापने के लिए काम में आता है पीपीएम। आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आती है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, और सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो हो सकता है ये फिलअप में मिल जाए आपको कि टोटल मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का योग कितना होता है, तो 1 होता है। आगे चलते हैं, मोलिलिटी का मैंने बता दिया, ये न्यूमेरिकल अच्छा है, न्यूमेरिकल है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से देख कर जाएंगे। मोलिलिटी का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मोलिलिटी में डिफरेंस भी आ सकता है, तो वो भी अच्छे से देख कर जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी, तीनों सॉल्युबिलिटी देख कर जानी है। यहाँ बता देता हूँ, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। इन तीनों पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट एकदम अच्छे से देख कर जाना है। यही तो हेनरी लॉ है, और ये राउल्ट्स लॉ है, और ये ली चेटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिन, हाँ भाई आ सकती है, अलर्ट है 2026 में ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। एकदम अच्छे से देखकर जानिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये अभी मैंने बताया आपको, ये हेनरी का लॉ है, हेनरी का लॉ की डेफिनेशन एकदम अच्छे से देख कर जानी है। उसके बाद हेनरी लॉ का हो सकता है मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछ ले, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ में जो KH होता है ना, हेनरी लॉ में ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है, ये किस पर डिपेंड करता है पूछ सकता है, तो ये ताप यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, एक भी चीज़ छूट ना पाए, जितनी बोल रहा हूँ उनको अच्छे से देखकर जाना है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक नाम यहाँ है एनोक्सिया, उसको देखते हैं। एक तो बेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और एक एनोक्सिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देख कर जाना, एनोक्सिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था अभी, देखना। अच्छा, राउल्ट्स लॉ एकदम अच्छे से, एकदम घोट कर ही जाना है राउल्ट लॉ को, तो ऐसे मान लो पी कर जाना है राउल्ट लॉ का ये ग्राफ है, अच्छा ग्राफ है। राउल्ट्स लॉ की ये राउल्ट्स इक्वेशन है, इसका न्यूमेरिकल है एक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल 2026 में डिफरेंस आएगा, और कह रहा हूँ आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस आएगा 2026 में कन्फर्म। ये प्रश्न आपको अच्छे से देखकर जाना, आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से देखकर चले जाना। जैसे यहाँ आइडियल के एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आगे चलेंगे अभी मिल जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ, ये रे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन एंड टोलुइन, ये तो है आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाले और एक होता है नेगेटिव वाले। पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल देख के जाने। और यह प्रश्न मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस और वापिस 2020 में बोलेगा कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों दिख रहे हैं, ये राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। नेगेटिव विचलन इंग्लिश में बोल दिया मैंने, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं क्यों। तो सब लोग इसका रीज़न ये देना कि ये दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये देखिए, ये तो है एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके कारण ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप कौन से टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, कंपोजिशन सेम होता है इनका लिक्विड और वेपर फेज में। इनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिफरेंट अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ इतना ही काम की चीज़ है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल विकेट अलर्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये क्वेश्चन अलर्ट है, इसको आप 2026 के लिए देख के जाना एकदम अच्छे से। इसमें शायद वैल्यू लास्ट में आंसर 0.5 आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। पहले तो बात तो ये
डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पढ़कर जानी है, यानी अणुसंख्या गुणधर्म की डेफिनेशन पढ़कर जानी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है भाई। अणुसंख्या गुणधर्म की परिभाषा पढ़कर जानी है, डेफिनेशन पढ़कर जानी है। ये चारों टाइप के होते हैं, RLBP, EBP, DFP और OP। इसमें OP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OP का डायग्राम, OP के न्यूमेरिकल, OP का ही सब कुछ। बाकी इनमें मेरे को कम लग रहा है, लेकिन आप देख कर जरूर जाएंगे। EBP, DFP ये देख कर जरूर जाना है। इसका न्यूमेरिकल खाली ये जरूर देख कर जाए आप। RLBP का न्यूमेरिकल, डेरिवेशन आने की संभावना बहुत ही कम चांस है कि डेरिवेशन आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1.7 का न्यूमेरिकल, 1.8 न्यूमेरिकल, इनमें से मेरे को इस बार इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है 2026 में, ये लगा देता हूँ मैं। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ ये न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, अच्छे हैं। और ऑस्मोसिस का यही डायग्राम बनाना है। अगर आपसे ऑस्मोसिस की पूछे तो यही डायग्राम बनाएंगे ऑस्मोसिस के। और डेफिनेशन जो लिखा रखी वो डेफिनेशन लिख देंगे। और ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस, अच्छा ये क्वेश्चन ये 2026 लगा देता हूँ। इसकी वैल्यू तो कहाँ तक आपको याद करवा दिया, आपको सोल्व करना सिखा दिया, देख लेना। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यही डायग्राम देख कर जाना है। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो रिवर्स ऑस्मोसिस में मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से किसके लिए काम आता है। देखो इधर क्या लिख रखा है, सोल्ट वाटर। इधर कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर। यानी सोल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है तो अपने को रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा। यानी कि जो सी वाटर होता है वो सेलेनाइन होता है, उसको डीसेलेनाइन करना है तो अपने को सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर बनाना है तो अपने को कौन से यूज में लेनी पड़ेगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ एक प्रश्न और बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है उनका, जैसे ऐसे लिखा आएगा वृहद, हिंदी में तो लिखा होगा वृहद अणुभार और इंग्लिश में लिखा होगा मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, पॉलीमर, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, अणुभार निकालना है तो कौन सी टेक्निक काम में आती है, तो आपको सीधा बोलना है ऑस्मोटिक प्रेशर काम में आता है। उसमें कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी काम में आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद वांटा, ये मैंने बता दिया था शुरू में ही, बेंजीन का कितना बताया था, 0.5 वांटा फैक्टर होता है। वांटा फैक्टर का खाली ये फॉर्मूला ही देख कर जाना है। वांटा फैक्टर पूछे तो आपको ये फॉर्मूला ही लिखना है। क्यों, देखो यहाँ लिख रखा है, अब नॉर्मल मोलर मास को अगर नॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट करना है, या देखो वांटा इंट्रोड्यूस ए फैक्टर नॉन एज वांटा फैक्टर टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी कितना डिसोसिएशन हुआ, कितना एसोसिएशन हुआ, उसकी वैल्यू फाउंड करनी है तो अपन किसको काम में लेते हैं, वांटा फैक्टर को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एकदम ध्यान से सुन लेना। NaCl के लिए, ये NaCl है, इसके लिए वांटा फैक्टर कितना है, 2। क्यों, क्योंकि इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 2, Na का 1 और Cl के 1। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कह रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है। 2026 लिख देता हूँ मैं यहाँ, 2026 में इनमें से कोई एक वांटा फैक्टर पूछ सकता है। KCl का कितना है, KCl का कितना है देख लीजिए। KCl में एक K का, एक Cl का, तो कितना हो गया वांटा फैक्टर, 2। MgSO4 में भी 2। K2SO4, K तो 2 है, SO4 1 है, तो इसका वांटा फैक्टर कितना हो गया, 3। यहीं पर ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म। अब अपन चलते हैं दूसरे चैप्टर में। आ जाइए दूसरे चैप्टर के लिए। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब दूसरे चैप्टर में अपने क्या क्या देखना है, देख पार्ट को शुरू करने से पहले मैंने पहले भी बता दिया, वापस बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से देख लेना। एक इससे MCQ आएगा, 2 इससे फिलअप आएंगे, एक इससे शॉर्ट टाइप आएगा और एक इससे लॉन्ग टाइप आएगा। अब यहाँ एक फ़ायदा ये हो गया कि लॉन्ग टाइप और में आता है तो इसकी और में आएगा, या तो ऊपर वाला आएगा या अपने को नीचे वाला आएगा, दोनों ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए पहला MCQ क्या बन सकता है। MCQ में 99% चांस है आपसे यूनिट पूछे। यूनिट किसकी पूछ सकता है, R की पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है, रो की पूछ सकता है, G की पूछ सकता है, K की पूछ सकता है, लेमडा M की पूछ सकता है, लेमडा EQ की पूछ सकता है और G स्टार। इनकी यूनिट 99% तो यही चांस है कि इनकी यूनिट पूछ ले। ठीक है, उसके बाद फिलअप में चलते हैं। तो फिलअप में भी ऐसा पूछ सकता है कि SC डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है उसका क्या नाम है, या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करती है उसका क्या नाम है। ठीक है, और एक ये पूछ सकता है कि डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर और लेमडा एम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एकदम अच्छे से देख लेना ये प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्ट टाइप में मेरे को लगता है फेराडे का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, इनमें से कोई पूछ ले, या एक हल्का सा छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए। ज़्यादा चांस फेराडे के फर्स्ट लॉ वाले की है, या किन्हीं 2 को जोड़कर 1 को माइनस करने वाला कोलराउस के लॉ से ना वो आ सकता है शॉर्ट टाइप में। अब चलते हैं लॉन्ग टाइप के अंदर। लॉन्ग टाइप में देखिए हो सकता है डेनियल सेल का डायग्राम आ जाए, SHE का डायग्राम आ जाए और इनकी रिएक्शन आ जाए। फेराडे का फर्स्ट लॉ या फेराडे का सेकेंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस लॉ, पूरा कोलराउस लॉ पूछ ले,
और एक न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल मिल जाए, ठीक है। और किस्मत थोड़े ख़राब रहे तो आपको जो मैंने एक पेज दिया था जिसमें 6 रिएक्शन याद करनी थी, उसमें भी फ्यूल सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल को एकदम अच्छे से देख लेना, और फ्यूल सेल बाकी सेलों से ज़्यादा बेस्ट है, क्यों, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब फटाफट इस चैप्टर में चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दिया है मैंने। एक तो डेनियल सेल है, डेनियल सेल इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज के क्या यूजेज है ये इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल। उसके बाद आगे चलते हैं, डेनियल सेल का क्या क्या नाम है, तो इसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो यहाँ लग रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। उसके बाद चलते हैं आगे, एसएचजी का डायग्राम और कह रहा हूँ अच्छे से, और एसएचजी की रिएक्शन एकदम अच्छे से देख लेना इनके। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन देखनी है, नैनसेट समीकरण देखनी है, इसका एक न्यूमेरिकल आपको बहुत बार कराया हुआ है, ये देख लेना है दोनों न्यूमेरिकल, एक तो ये वाला और अच्छा यहाँ बहुत ही अच्छा, ये अच्छा प्रश्न आ गया इस चैप्टर से, एक वेरी शॉर्ट टाइप आएगा ना। देखो इस चैप्टर से ये पूछ सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच रिलेशन, तो ये रिलेशन याद रखना है, और डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन, तो एक ये रिलेशन याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर मैंने बता दी चालकत्व इनकी यूनिट ये सब पढ़कर जानी है, ये सारे कुछ है इस चैप्टर से। ये चैप्टर बड़ा लगता है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। अब ध्यान रखना, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, ऊपर रह गया हो गया कंडक्टेंस की डिपेंडेंस, ये वाला ये देख कर जानी है अच्छे से। आगे चलते हैं, और यहाँ कुछ काम का नहीं है इतना, फटाफट आगे चलेंगे। बस एक क्या आ गया, हाँ ये सबसे ज़्यादा पर 2026 लगा देता हूँ मैं, यहाँ से प्रश्न पक्का ही आएगा, देख लेना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर आयन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी पढ़कर जानी है। तो एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट वॉल्यूम लेमडा एम इज नॉन एज लेमडा नोड, यानी कि शून्य सांद्रता या अनंत तन्यता पर लेमडा एम क्या कहलाता है, मोलर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। अभी स्ट्रॉन्ग की डिबाई या कलोन से इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, वीक की फाइंड कर नहीं सकते, तो उसके लिए कोलराउस का लो आया, फिर कोलराउस का लो पढ़ना है, और ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से देख कर जाना है, और ये वाला भी देख कर जाना है। 2026 लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, इसमें खाली फेराडे का फर्स्ट लो और सेकेंड लो एकदम अच्छे से, ये जो लग गया ना वो लग गया है, अब ये चेंज नहीं होना, ये सुन लेना है। 2026 में ये प्रश्न पक्का आएगा फेराडे का फर्स्ट लो और सेकेंड लो वाला, और यही न्यूमेरिकल 2026 लगा दिया है, एकदम अच्छे से देख कर जाना है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ उसको काम का नहीं, बैटरी का मैंने आपको पन्ना दे रखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना बैटरी के अंदर, और इनके डायग्राम देख लेना, हो सकता है आ जाए डायग्राम आ जाए, इनके डायग्राम एकदम अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा हुआ रहता है, तो इसमें H2SO4 भरा रहता है, ये कौन सी है, ये लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो H2SO4 होता है। और एक आ सकता है कि मरकरी सेल को, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनके कान की मशीन में कौन सा सेल होता है, तो उसमें मरकरी सेल होता है, ठीक है। फ्यूल सेल का डायग्राम देख कर चले जाना, फ्यूल सेल की रिएक्शन, फ्यूल सेल कैसा सेल है, तो ये भी गैल्वेनिक सेल ही है, यानी ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये गैल्वेनिक सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एनोड की रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन एकदम सिंपल है, H2 + O2 क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। अब यहाँ से देखो 2H2 से 4H2 कट गया, तो यहाँ 2H2 बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 4OH से 4OH कट गए, तो ये रिएक्शन नीचे बन गई है, देखो ये नीचे बन गई, ठीक है। फ्यूल सेल बाकी सेलों से श्रेष्ठ है, बताना है। कोरोजन का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला पूछ लेते कई बार, तो कोरोजन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X H2O, ठीक है, ये आप देख कर चले जाना। ये अपना कौन सा चैप्टर हुआ, सेकंड। अब अपन चलते हैं फटाफट थर्ड चैप्टर की तरफ, आइए चैप्टर को डिकोड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में एक MCQ कह रहा है, एक MCQ मेरे को तो ये लग रहा है कि आपसे वापस यूनिट पूछ ले, कौन से ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की। अच्छा ये नहीं पूछे तो आपसे कोई एक रिएक्शन देगा और बोलेगा ये कौन से ऑर्डर की है, तो आप ये मान के चलना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल आपको लिखा रखे हैं मैंने एकदम अच्छे से, उनको एकदम घोट कर चले जाना, पक्का ही कह रहा हूँ ये MCQ कन्फर्म आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल आपको देगा, जैसे ऐसे दे दिया आपको 2NH3, ऐसे दे दिया 2NH3 goes to N2
+3H2 और बोलेगा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल याद करके जाएंगे। फिलअप में यूनिट आएगी, या तो जीरो ऑर्डर की पूछ ले, या सेकंड ऑर्डर की पूछ ले, या फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ले, एकदम इनकी यूनिट आएगी। वेरी शॉर्ट टाइप अभी लिख के दे रहा हूँ, पक्का यही प्रश्न आएगा वेरी शॉर्ट टाइप में। K आपको ऐसे देगा 5.5 × 10⁻³ यहाँ मिलेगा सेकेंड इनवर्स और बोलेगा इसकी यूनिट बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। तो देखो भाई यहाँ से पकड़ना है, सेकेंड इनवर्स दिख गया तो सेकेंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। ये लो भाई यही प्रश्न आएगा। अब रही बात ऐसे टाइप की, तो ऐसे टाइप के अंदर देखिए चांस तो इसी के हैं कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, एक तो ये है, एक और मोलिकुलरिटी पूछेगा, एक और ऑर्डर पूछेगा, क्योंकि और में आएगा तो ऊपर मोलिकुलरिटी पूछेगा, नीचे ऑर्डर पूछेगा, एक चेपेगा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल। तो अणुसंख्यकता और कोटि इसको तो पढ़ कर जाना ही है, अणुसंख्यकता कोटि, और उसके बाद मोलिकुलरिटी और ऑर्डर को यानी अणुसंख्यकता और कोटि को पढ़ कर जाना है, और इसका न्यूमेरिकल। अब इस चैप्टर में चलते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ क्या क्या काम की प्रश्न है, एकदम अच्छे से देख लेना। उनके अलावा रिविजन करो तब उनको ज़्यादा देख लेना, कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है। तो देखिए भाई एक तो यहाँ पर आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ROR क्या होती है, तो ROR का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम। इसको तो बोलते हैं एवरेज रेट, ये भी ध्यान रखना है, यानी औसत वेग है ये, औसत वेग या एवरेज रेट। लेकिन एक ही पॉइंट पर निकालना, फिक्स पॉइंट पर निकालना, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक तो एवरेज रेट, ये तो पूरा एवरेज है ये पूरा, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर निकालना हो ना तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन बता दिया है, इंस्टेंटेनियस ये देखिए आ गई है यहाँ पर, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है आप आता है, ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना भाई, ये अभी उसी फॉर्मूले से होंगे। देखो अभी मैंने बताया, इनको अच्छे से देख लेना कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.023 से 0.02 होगी, तो कितने का चेंज हुआ, 0.01 का। टाइम कितना लेगा, 25 मिनट का। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, तो कॉन्सेंट्रेशन पर करती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ की डेफिनेशन एकदम कन्फर्म कह रहा हूँ आएगी 2026 में, रेट लॉ पक्का ही पूछेगा, एकदम अच्छे से देखकर चले जाना। ठीक है, अब कैसे इसका एक्सप्रेशन करना है वो सब आपको देखकर जाना है। आगे चलते हैं, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखकर जाना है। आगे चलते हैं, यूनिट बता दी है, 3.4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। ये क्या इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपल है। यहाँ से देखो लीटर मोल इनवर्स कौन से यूनिट, कौन से ऑर्डर की होती है, तो ये भाई सेकंड ऑर्डर की होती है। सेकंड इनवर्स कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। अभी बताया था ऊपर, ये प्रश्न आएगा। मोलिकुलरिटी देखकर जानी, यानी अणुसंख्यकता, अणुसंख्यकता आपको देखकर जानी। अच्छा यहाँ देखो एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो RDS रेट यानी कि वेग निर्धारक पद किसे कहते हैं, तो वेग निर्धारक पद हमेशा कौन सा होता है, मंद पद या स्लो पद होता है। ये पूछा गया है तो करा दिया, ये कर सकते हो आराम से। ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इन दोनों को जोड़ना है तो ऑर्डर मालूम चल जाएगा। फिर अब मैंने कहा कि इसमें ऐसे टाइप वाला आएगा, तो उसमें ऐसे टाइप वाले में सुन लो, ऐसे टाइप में अभी लिख देता हूँ। ऐसे टाइप वाला पर्सन ये नहीं आए तो जो बोलो आप करूँ, सुन लेना एकदम अच्छे से। या तो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, दो ऑर्डर है, सब कुछ बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। जीरो ऑर्डर के लिए इंटरगल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल और इंटरगल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल या इंटरगल इक्वेशन डिराइव करना 1%, हाफ लाइफ डिराइव करना, इसके लिए भी हाफ लाइफ डिराइव करना 2%। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल जिसमें लास्ट में ये फॉर्मूला आता है ना, T = 2.303/K log R0/R, इसी का फॉर्मूला एकदम पक्का है, ऐसे मान लो ये फॉर्मूला आएगा। ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर में आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीरो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल और ये सब पढ़कर जाना है, बता दिया है। ये ग्राफ देख लेना भाई, ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या होती है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाफ लाइफ बतानी, अच्छा एक चीज़ और है कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में ये भी बता देता हूँ। जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, जिसमें रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की 0 पावर पर डिपेंड करे। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पर 1 पावर पर डिपेंड करे। मतलब इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करती है, और इसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसमें हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और इसकी हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। एकदम इंपॉर्टेंट अभी लिख दिया मैंने, इसको पढ़ लेना।
वीडियो को पॉज करके देखना, वापस रिपीट करके देख लेना। ये देखो, ये रहा, ये कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी यहाँ प्रोपोर्शन होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है आर नोट। और ये मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी देखो अभी मैंने कह दिया है, ये प्रश्न आपको 2026 में मिलेगा। ये मिल गया था 2026 में आ गया है तो संभावना कम है, बाकी देख सकते हो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पढ़कर चले जाना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। उसके बाद आरएनएस इक्वेशन बिल्कुल, और इसका ग्राफ, ये आरएनएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है तो ये पढ़ लेना। यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाना है तो जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉन, यानी कि इस ए को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी है उसको तो बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये 2025 में 24 में आया हुआ है। हाँ, ये 2024 में पूछा गया कि इस पीक का नाम क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी नाम है इसका, ठीक है। एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरएनएस का प्लॉट, पक्का कह रहा हूँ। आरएनएस प्लॉट ये वाला प्लॉट, ये वाला इस इक्वेशन से बना है, दोनों साइड में लॉग लेकर। मेन इक्वेशन तो ये ना, के बराबर ए ई की पावर ई अपॉन आर टी, इससे ये इक्वेशन बनी, दोनों साइड में लॉग लिया। तो फिर ये ग्राफ, आरएनएस का ग्राफ, इसको अच्छे से देख लेना भाई। और ये फॉर्मूला घोट कर ही जाने भाई आपको। 2026 में ये दोनों न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, एक ऊपर और एक नीचे। आंसर तक याद करके जाना भाई, पक्का कह दिए। आगे चलते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, करवाया और इसके दोनों डायग्राम बनाए हुए। कॉलिजन थ्योरी करवाई हुई है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है जेड, इसकी डेफिनेशन पढ़कर जानी है, कॉलिजन फैक्टर collision frequency Z is तो द नंबर ऑफ collision पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज collision frequency। पूछ सकता है ये प्रश्न 2026 में, ये मिल सकता है। और इफेक्टिव collision होनी चाहिए, इसको P से लिखते हैं, ये वाला, ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस इसी के साथ ये थर्ड चैप्टर भी खत्म हुआ। एक चीज़ और, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है भाई, ये पूछ सकता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। तो देखो देहली ऊर्जा मैं यहाँ से बताता हूँ, इस ग्राफ में देखना। देखो अगर अपने को यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचाना है ना, तो उसको तो बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। लेकिन ए से पूरा बी तक पहुँचाना है तो इस पूरे का नाम क्या है, देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ए से बी तक पूरा पहुँचाने के लिए जो एनर्जी लगी उसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा। और यहाँ से यहाँ तक उसका नाम क्या है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये लास्ट वाला है ना, ये अलग से दिया, जानबूझ के नीचे अलग से दिया इसको, तो इसको पढ़कर चल जाना भाई। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी, ठीक है। आगे चलेंगे, इसी के साथ ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। अब फटाफट चलते हैं चैप्टर 4 के अंदर, जिसमें से 3 MCQ आएंगे। 3 MCQ आने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा MCQ आ रहे हैं, और 3 MCQ आ रहे हैं तो बता देते हैं 3 MCQ कौन कौन से आएंगे। देखिए भाई, पहला तो ऐसा हो सकता है आपको कोई एक आयन देगा और बोलेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण। तो आपको फॉर्मूला जानते हो, म्यू इक्वल्स टू √n+2। इस फॉर्मूले से आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इसी से अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आए या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए तो वो कलरफुल है, कलर भी पूछ सकता है, तो रंगहीन है या रंगीन है, यानी कलरफुल है या कलर लेस है, ये भी बताना आ सकता है। 2 न्यूमेरिकल हो गए। एक आपसे पूछ सकता है कि जैसे ब्रास किससे मिलकर बना आता है, यानी तांबा, जर्मन सिल्वर, ये आपको चौथे पार्ट पहले पार्ट में भी आए थे, इसमें भी आए थे, ये MCQ बन सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या MCQ बन सकते हैं, हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, यानी कि अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर तो अपने को पता है किसका होता है, मैग्नीज का होता है +7। और पूरे डी ब्लॉक में किसका होता है, तो ओस्मियम और इरिडियम का होता है, ये भी मालूम है, +8 होता है उनका, है ना। तो ये भी ध्यान रखे जाना है। अच्छा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है, नहीं है। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है, जिनका डी कक्षक अपूर्ण हो। अब संक्रमण तत्व की परिभाषा तुम्हें आती है, संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका डी कक्षक अपूर्ण हो। अब डी कक्षक अपूर्ण हो वो है ना, इसका मतलब जीडन संक्रमण तत्व नहीं है, CD संक्रमण तत्व नहीं है, HG संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। यह प्रश्न ये आ सकता है, इनमें से कौन परिवर्तनशील यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता। तो उन्हें पता है एक तो स्कैंडियम और एक जिंक, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। बस इतने MCQ बनेंगे इससे, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर देखिए भाई क्या क्या बन सकता है वेरी शॉर्ट टाइप में। इसमें भी एक तो ट्रांस यूरेनियम यानी कि परा यूरेनियम तत्व है। यूरेनियम तत्व की परिभाषा पढ़कर जानी है एकदम अच्छे से। यूरेनियम के बाद बाण में यूरेनियम के बाद जो भी तत्व आते हैं उनको क्या बोलते हैं,
ट्रांसयूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक है। और संक्रमण तत्व की परिभाषा पढ़ के चले जाना, मिश्र धातु की पढ़ के चले जाना, मिश्र एलॉय मेटल की डेफिनेशन वगैरह ये सब पढ़ कर चले जाना, ठीक है। 100 टाइप के अंदर ये आ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों दिखाते हैं, मतलब संक्रमण तत्व कलर क्यों दिखाते हैं, या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझाइए, यानी कि लेंथेनॉइड संकोचन को समझाइए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आओ फटाफट अपन आगे चल लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन देख जाना भाई, कह दिया है मैंने। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन एकदम अच्छे से देख कर चले जाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख कर जाना, सबसे ज़्यादा इसका देख कर जाना जाओ तो। एक तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पक्का ही देख कर जाना, आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो एकदम दिख गया तो जनरल यानी सामान्य फॉर्मूला, डी ब्लॉक का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होता है सामान्य। ए ब्लॉक का भी पढ़कर जाना, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बता दिया था मैंने अभी ऊपर ही, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना कुछ देखना नहीं है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को देख लेना, बता दिया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4f का वीक सिल्टिंग इफेक्ट होता है, ये सब वाली बात है। तो ये डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इक्वल है ना, ये देख लेना, लिखाई गई डेफिनेशन। आयोनाइजेशन इतना कुछ नहीं है, काम का नहीं है, रहने देना। ऑक्सीडेशन स्टेट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताई थी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, साथ की ये और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखाते हैं, ये भी देख कर जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 4.3 ये MCQ मिलेगा आपको, देख लेना भाई, देख लेना। तो स्कैंडियम ऐसा संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखाता। देखो जिंक तो संक्रमण तत्व है ही नहीं, आपसे प्रश्न आएगा ऐसा संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखाता, उसमें स्कैंडियम और जिंक, देखो दोनों ही परिवर्तनशील नहीं, लेकिन जिंक तो संक्रमण तत्व भी तो नहीं है, तो उसमें आंसर आपको स्कैंडियम पर टिक करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये यहाँ से कोई काम की बात नहीं है, रहने देते हैं, छोड़ो, फटाफट आगे चलते हैं। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन एक ही वो आ सकती है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही का रिडक्शन हो ना, वो एक वो देख लेना। आगे चलेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, निकालनी आएगी, फॉर्मूला तुम जानते हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9 बताया हुआ है, फॉर्मूले से भी कराया हुआ है, अच्छे से देखकर चले जाना, यूनिट जरूर लगाना बोर मैग्नेटॉन। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन देख लेना भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2026 में हो सकता है मिल जाए आपको ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये भी देख कर चले जाना, इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये भी मिल सकता है, ठीक है। कलर क्यों शो करते हैं, 3 रीजन बताए हुए हैं कलर के, वो देख कर जाने। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका छोटी साइज होते हैं, हाई चार्ज होता है, ये सब बात आपको बताई हुई है। कैटलिक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो यही प्रश्न बनेंगे, 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न बनेंगे। इंटरसेटियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा देता हूँ मैं 2026 में, ठीक है। अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, ये सब देख कर जाना है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये देखो ये प्रश्न है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखनी आपको, वो कॉपर वाली लिख देना, ठीक है। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कॉपर वाली, ठीक है। अब यहाँ से कुछ काम की बात है नहीं, बस हाँ ये जरूर काम की बात है। क्रोमेटाइन की स्ट्रक्चर और इसका कलर देखो, कौन सा कलर दिख रहा है, मेरे को तो येलो दिख रहा है, आपको कौन सा दिख रहा है देख लेना। इसका मेरे को कलर ऑरेंज दिख रहा है, आपको कौन सा दिख रहा है देख लेना, ऑरेंज कलर है, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैग्नेट और पर मैग्नेट की मेरे को ग्रीन दिख रहा है और ये पर्पल दिख रहा है, मैग्नेट और पर मैग्नेट की ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये भी मिल सकती है। ये पार्ट खत्म हुआ। अच्छा, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ये आ सकता है, यहाँ कुछ भी काम की बात नहीं है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर आ सकते हैं, डिफरेंस आ सकते हैं, देख लेना। इसी के साथ चैप्टर, अच्छा जनरल ये सुन लेना भाई, जनरल फॉर्मूला किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए याद करके जाना, कितना होता है n-2 F1 n-1 D021 NS2, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है, ये देख कर जाएंगे, ठीक है। ये अपना चैप्टर खत्म हुआ, कौन सा, 4th। अब चलते हैं जल्दी से 5th में। फिफ्थ नंबर चैप्टर से 2 MCQ आएंगे, तो दोनों MCQ सुन लीजिए क्या क्या आ सकते हैं 2 MCQ में से। एक तो आएगा कि इनमें से कौन सी उभय दंतुर, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, उभय दंतुर लिगेंड, जिसको अपन बोलते हैं एम्बाइडेंट लिगेंड, घोट लेना, एम्बाइडेंटेड लिगेंड,
कौन है, तो देखो कौन कौन है, एक तो NO2 एम्बाइडेंट है, उभय तंतुर है, CN है और SCN है, ये तीनों कौन से उभय तंतुर लिगेंड है। अब ऑप्शन में क्या आएगा, इसके साथ दे दिया EN, तो बताओ EN उभय तंतुर है क्या, नहीं है ना, तो इस ऑप्शन पर टिक करना है। तो ऐसे बोलेगा इनमें से कौन उभय तंतुर लिगेंड नहीं है, तो आपको टिक्का खींच कर मार रहा है EN पर। अच्छा, फिर आएगा कि इनमें से कौन बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो बाइडेंटेड है कौन, वो तो ध्यान रखो, EN बाइडेंटेड है क्या, यहाँ है, और एक और सिखाई हुई है C2O4, यानी इसको बोलते हैं द्विदंतुर। तो द्विदंतुर और उभयदंतुर का एक MCQ यहाँ से आ जाएगा। एक MCQ आएगा, विटामिन B12 में कौन सी मेटल है, कोबाल्ट में कौन सी मेटल है, और क्लोरोफिल में कौन सी मेटल, कौन सी धातु है, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। या मेरे को तो ये लग रहा है, और कोई ज़्यादा संभावना इसमें नहीं लग रही। VST वेरी शॉर्ट टाइप में 99% को तो मेरे को ये लग रहा है K3AlC2O4 माइनस ये है ना, इसका आपको IUPAC नेम करना है, ये लग रहा है। लॉन्ग टाइप देखो इसमें और में आएंगे, पहली बात तो ये, तो एक तो आपको होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक संकुल पढ़कर जाना है, और एक VBT से आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत से संकरण, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब तीनों बात बता कर जानी है, ठीक है। ये प्रश्न बनेगा, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कलर वगैरह वगैरह, ये सब बातें बतानी यही है। अब अपन एक और पार्ट को देख लेते हैं, प्रश्न कौन कौन से हैं। PV SV निकालनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, PV और SV बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, हिंदी मीडियम दोनों को बताई हुई है। एक ये जरूर देख लेना भाई, चांस है, ज़्यादा चांस नहीं है लेकिन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि CONH3 में कितने मोल होते हैं, तो 3 मोल होते हैं, इसमें कितने मोल होते हैं, तो 2 मोल, इसमें कितने होते हैं, तो 1 मोल, इसमें कितने मोल होते हैं, तो 1 मोल, ये पूछा है कभी कभी, ठीक है। ये लिखा रखा है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल सोर्स 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज PV एंड SC, PV SC के बारे में लिखा रखा है ना नोट्स में, उसको पढ़ लेना आप, उससे बेड़ा पार है आपका। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 3 सोल्ट है, एक कार्नेलाइट, एक कार्नेलाइट हो गया, एक पोटासिलम हो गया, और एक FAS यानी मोर सोल्ट हो गया, इनके फॉर्मूले पढ़ जाना भाई। आगे चलेंगे, अब यहाँ लिगेंड के बारे में बता दिया, डाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन सी याद करनी बता दिया। पॉलीडेंटेड में खाली यही काम किया है जिसका नाम है ADTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिड। इस पर चार्ज कितना होता है, -4, देखो 1 2 3 4 यानी -4 चार्ज होता है, लेकिन ये है क्या, हेक्साडेंटेड, ये भी जानना है, ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन पढ़कर जानी है। होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक MCQ यहाँ से भी मिल जाए 2026 में कि इनमें से कौन सी होमोलेप्टिक है, कौन सा हेटेरोलेप्टिक है। तो होमोलेप्टिक में सारी लिगेंड एक जैसी होती है, हेटेरोलेप्टिक में अलग अलग लिगेंड होती है। नॉमेनकल्चर, IUPAC नॉमेनकल्चर पढ़कर जाना ही है, और इसमें आप VBT पढ़कर चले जाना, VBT। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको आइसोमेरिज्म में डर लग रहा है कि मेरे से आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं करवाता, इतना ही बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में खाली सिस और ट्रांस, कभी भी आपसे पूछेगा कि फलाने के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, तो आप एक तो सिस पोजीशन बना देना, एक ट्रांस, इतना ही प्रश्न आएगा कि फलाना कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा और बोलेगा इसके कौन कौन से आइसोमर बनेंगे, तो आप सिस और ट्रांस बना देना बिना सोचे समझे। सिस में ये और ट्रांस में अपोजिट साइड में लग जाता है, बस और कुछ नहीं करना। ऑप्टिकल मत पढ़ो। लिंकेज के अंदर लिंकेज में डिफरेंस होता है, और लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, ये फिर कौन शो करते हैं, ये सुन लेना आप, वापस ध्यान से कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जो कौन सी लिगेंड होती है, बाइडेंटेड लिगेंड दिख जाए तो आंख मीच करके देना, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट स्फीयर में अलग होता है, आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट, ये लिखाई हुई है, नोट्स में देख लेना। बाकी ज़्यादा चांस उसी के बताए थे मैंने, सिस और ट्रांस के, ठीक है। यहाँ भी वापस बता दूंगा। ये देखो, इसमें ये देखो, ये लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये कौन सा दिखाएगी, NO2। इस कॉम्प्लेक्स में ये बाइडेंटेड लिगेंड दिखी ना, तो आंख मीच कर लिंकेज हो गया। अब कोऑर्डिनेशन में यहाँ देखो, CO NH3 के साथ है, अब CO तो आ गया CN के साथ, और CR आ गया CN के साथ, इधर CR आ गया NH3 के साथ, तो ये कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेशन। आयनाइजेशन में आयन अंदर बार, ये आयन अंदर बार, और सोलेंट में पानी होगा, पानी अंदर बार होगा। पहले 3 5 अब 4 ऐसे हो गए। आगे चलते हैं। VBT का 100% आएगा ही आएगा, 3 नंबर में आएगा ही आएगा। VBT की कमियां भी देख लेना भाई, वैलेंस मोड थ्योरी की, हाई स्पिन, उच्च संकरण, निम्न चक्रण संकुल, उच्च संकरण संकुल, आंतरिक कक्षक है कि बाह्य कक्षक है, सब बताया आपको अच्छे से। ये सारी बातें बतानी है भाई, सब बातें बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक बतानी है। VBT का बहुत अच्छे से कराए, ये हो सकता है 2026 में यही क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ VBT पढ़कर जाना भाई, इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ VBT। फिर CFT भी कराए, लेकिन कम चांस है, लेकिन इसको छोड़कर नहीं जा सकते आप, CFT को छोड़कर नहीं जाना है, 2 में तोड़ना ही तो है खाली, T2G और EG। और फिर अपन की वही कहानी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, बस स्ट्रॉन्ग है तो खाली में जाता है, और वीक है तो खाली कराता है ना, बस इतनी सी बात है VBT में, और कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात है नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल CFT की एनर्जी व CFSE की एनर्जी पढ़कर जानी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई हुई है, सबसे ज़्यादा कौन होता है, CO की होती है, ठीक है, ये देखकर जानी है।
ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 5 अच्छा हुआ नहीं है अभी, थोड़ी सी बात हो रहा है। लिमिटेशन ऑफ CFT पढ़ लेना, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से प्रश्न तो कम संभावना है। अच्छा ये है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना 2026 में। मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइट कौन सा बॉन्ड होता है? सिनर्जिक बॉन्ड होता है। ये डायग्राम बना देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को अच्छे से देख लेना, इसी में विल्किंसन कैटलिस्ट, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट और सारे कैटलिस्ट बताए हुए हैं। हार्ड वाटर होता है तो उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब बात मैंने बताई हुई है, पढ़ लेना, खाली पढ़ लेना, बस इतनी बात है। ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप छठे में चलते हैं। 6 चैप्टर से एक MCQ आना, एक वेरी शॉर्ट टाइप आना और 3 शॉर्ट टाइप आने। अब एक MCQ मेरे को तो ये लग रहा है यहाँ से हेलोथेन, ये देखो हेलोथेन, क्लोरोक्वीन, थायरोक्सिन, है ना, ये सब इन क्लोरोरेम्फेनिकोल, इनसे क्या होता है? तो क्लोरोरेम्फेनिकोल टाइफाइड फीवर में काम आता है। आयोडीन, थायरोक्सिन, है ना, ये सब ये बातें एकदम पढ़ लेना आप। गोइटर इलाज में, क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज में काम में आता है। हेलोथेन किसके इलाज में काम आता है? डेंटिस्ट एनेस्थेसिया है, ड्यूरिंग सर्जरी में काम में आता है, सर्जरी में एनेस्थेसिया के रूप में काम आता है। ये सब बातें पढ़ लेना। एक तो यहाँ से पढ़ सकता है, या आपसे पूछ सकता है वाइनिल क्लोराइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो अगर हाइब्रिडाइजेशन का प्रश्न बन सकता है। या फोस्जिन गैस वाला बन सकता है, थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो थायनिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। फोस्जिन गैस वाला बन सकता है। वेरी शॉर्ट टाइप कन्फर्म है, कहे तो वुड्स पूछ सी, वुड्स फिटिंग और फिटिंग कन्फर्म। तो इन रिएक्शन को अगर कोई छोड़ गया तो वो सबसे बड़ा गधा है धरती का, उससे बड़ा कोई गधा नहीं है। अगर इन 3 को छोड़ गया, मैं कह दिया VST में यही पूछेगा 2026 में, इतना ही नहीं पढ़ सकते क्या? वुड्स फिटिंग और फिटिंग तीनों रिएक्शन घोट कर जानी है। उसके बाद शॉर्ट टाइप में पहला सुन लो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का पूछेगा कि जैसे मैंने लिखा CH3Cl, उसके आगे लिखा CH3CH2Cl, तो मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। तो मोलिकुलर वेट बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? अणुभार बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक क्यों बढ़ता है? तो अणुभार बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक इसलिए बढ़ता है क्योंकि वान डेर वाल बंध बढ़ जाते हैं। और घटता क्यों है? क्योंकि वान डेर वाल बंध घट जाते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। यानी कि ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी शाखा बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो आपको कहना है वान डेर वाल बंध डिक्रीज हो जाते हैं। एक यहाँ से बन जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आएगा पक्का। दूसरा एराइल हेलाइड आर, यानी कि एरिल हेलाइड, हिंदी इंग्लिश सेम ही है, तो इतनी बात तो सेम ही है। हेलाइड नाभिक्स नहीं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? तीनों रीजन तक करना है। एक शॉर्ट टाइप रिएक्शन कंप्लीट करने का आएगा, हो सकता है आ जाए। आगे चलते हैं अब इस चैप्टर में फटाफट, ये बता दिया, यहाँ से कोई काम की नहीं है। बट एलाइलिक इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। एक छोटा प्रश्न हो सकता है IUPAC नेम का भी मिल जाए, इससे चांस कम है, लेकिन यहाँ इस वाले से चांस है। देखो ये कहाँ गया रे, ये बड़ा, ये मिल सकता है आपको भाई, इसको थोड़ा सा देख कर चले जाना, ठीक है। ये मिल सकता है आपको MCQ में, ठीक है, इसको देख लेना। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इनके IUPAC नाम देख जाना। बाकी के तो आपको आते हैं, इनके नहीं आते, तो इनको देख कर चले जाना। आगे चलते हैं फटाफट। ओ हटाओ, सी लगाओ, लुकास रिएजेंट है, ये काम का है। लुकास रिएजेंट पूछ सकता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है? थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2 पूछ सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल भी पूछ सकता है, इस तरह मार्कोनिकॉफ रूल है यहीं कहीं, ये देख लेना मार्कोनिकॉफ रूल, ये रहा मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव आंसर होता है ना, आता है आपको। आगे चलेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2026 में, अगर वो वुड्स वाले नहीं मिले ने तो ये मिलेगी फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज, ठीक है। उसके बाद सेंड माई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ये 9वें चैप्टर में भी आती है, 2 जगह इंपॉर्टेंट हो गई है चैप्टर, इसको देख लेना अच्छे से, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। इनको जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तो अच्छे से देख कर जाएगा ना, वो तो ये ऑर्डर जरूर देख जाना भाई, सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑर्डर 2026 में ये प्रश्न मिल सकता है। अब समझाने वाली बातें नहीं है, अब मैं खाली बता रहा हूँ, ये देख जाना, आपने कर तो रखा हो। ये इंटेस्ट क्वेश्चन छाप कर ही चले जाना आप, पक्का ही कह रहा हूँ, 2026 में प्रश्न पक्का मिलेगा, ठीक है। SN1 SN2 में डिफरेंस आएगा 2026 में, कन्फर्म आएगा। और 1% मैंने बता दिया भाई, एरल लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, वो भी देख जाना। SN1 SN2 को बहुत ही अच्छे से देखकर जाना। देखो एक बात बता देता हूँ, SN1 रिएक्शन कौन से वाले में बढ़िया होती है? 3 डिग्री में, तो आप एग्जाम्पल 3 डिग्री का देना। SN2 रिएक्शन किस में होती है? 1 डिग्री में, तो एग्जाम्पल किसका देना? 1 डिग्री का। यानी कि आपको बोले ना विथ एग्जाम्पल बताओ, तो इसमें 3 डिग्री का एग्जाम्पल लेना ऐसे, ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल लिया है ऐसे, और फिर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल का टेक करा, जैसे ओस का करा दे तो सी लग जाएगा, ओस लग जाएगा। अच्छा, इसमें 2 स्टेप में होते तो 2 स्टेप में हटाना। इसमें 1 डिग्री का एग्जाम्पल लेना, यानी कि यहाँ 1 डिग्री है, और फिर इसमें रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है, वो सारी बात पढ़ कर जानी है भाई, भूल मत जाना। आगे चलते हैं, ये ऑर्डर जरूर, ये 6 पॉइंट्स है, ये 2026 में से, तो इसको देख लेना, ये दोनों ही देख लेना, इनको एग्जाम्पल सही देख लेना, आंसर तक देख लेना। अब यहाँ देखो कुछ बातें, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? तो अगर मैं किसी प्लेन लाइट को
ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करूंगा तो वो डी और या तो डी साइड में घूम जाएगी या एल साइड में घूम जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। कायरल ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। रिटेंशन, अगर उसका कॉन्फिगरेशन सेम रहे, रिटेंशन, इसको हिंदी में भी लिखता हूँ भाई, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं। धारण, और इसको बोलते हैं प्रतिलोमन, ठीक है। इसको बोलते हैं कायरल, ये तो हिंदी इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय। कि देखो किताब आपके पास हिंदी मीडियम वालों के पास भी है तो उसमें देख लेना, यहाँ अगर सेम ही टॉपिक हुआ ऐसा का वैसे मिला लेना बस आप। प्रकाशिक सक्रिय कौन होता है? अगर आप किसी को ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक कंपाउंड में से निकालोगे ना समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो वो या तो दक्षिण साइड में घूम जाती है या वाम साइड में घूम जाती है, इसको बोलते हैं। धारण, विन्यास समान रहता है उसको धारण बोलते हैं। प्रतिलोमन, विन्यास चेंज हो जाए उसको प्रतिलोमन बोलते हैं। रेसमाइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई, रेशमिक मिश्रण क्या होता है? तो 50% डी और 50% है रेशमिक मिश्रण। 50% डी वाम ध्रुवण कोण है, 50%, और संपूर्ण रूप से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी इसके लिए रोटेशन एंगल कितना होता है? 0 होता है। इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हो गई हैं, आगे चलते हैं। SN तो बता दिया। उसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये प्रश्न मिलेगा, बता दिया था पहले ही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। आगे चलते हैं फटाफट। अब ये और तो पैरा पर जोड़ना है तो बहुत बार करवा दिए तो कर लोगे आप, इसमें कोई समस्या नहीं। फ्रीडल का ट्रेक्शन ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। और शूटिंग पहले ही बता दी थी, देखनी है। अब यहाँ सुनो, एक तो R22 क्या होता है? तो ये रेफ्रिजरेंट होता है, फ्रिज में काम आता है। एक ये रिएक्शन 2026 में इंपॉर्टेंट है, देख लेना कौन सी गैस बनती है? फोर्सिन गैस बनती है। एक DDT की फ्रेयॉन की देख लेना भाई, ये फ्रेयॉन का पूरा नाम देख लेना। फ्रेयॉन 12 CF2Cl2 का पूरा नाम है। एक DDT का पूरा नाम और इसका यूज और इसकी ये स्ट्रक्चर देख लेना। ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो। आप चलते हैं 7 चैप्टर में फटाफट। चैप्टर 7 में देखो 3 MCQ आएंगे। पहला MCQ तो आपको ये मिल सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, विनाइलिक एराइलिक उनमें एल्कोहल में। और हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले आपसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का IUPAC नेम दो, है ना, ये प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम दीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। एक आ सकता है कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो कौन सा एल्कोहल बनता है? तो 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो कौन, रिडक्शन मतलब अपचयन करते हैं तो कौन सा एल्कोहल बनता है? 1 डिग्री। और कीटोन का अपचयन करते हैं तो कौन सा बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर फिनॉल में से सुन लो, फिनॉल में आ सकता है कि फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक से करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल को जब ऑक्सीजन में खुला छोड़ देते हैं यानी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? बेंजोक्विनोन बनता है। बस ये शॉर्ट टाइप है, तो शॉर्ट टाइप में कोई रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, अभी देख लेंगे आगे जाकर। लॉन्ग टाइप के अंदर 99% चांस है कि ईथर वाला और वो है ना थ्योरी का प्रश्न आएगा, और वो ईथर का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज़्यादा क्यों है, या एल्कोहल का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम क्यों है, फिनॉल का क्यों कम है, वो आ सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकता है। बस ये प्रश्न बनेंगे। अब इस पार्ट को देख लेते हैं, तैयारी तो वैसी करना, ठीक है। अब फटाफट इसको मैं दिखा देता हूँ आगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, ध्यान से देखना। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल पहचान आना चाहिए, आपको आता है ऐसी उम्मीद की जाती है आपसे, है ना। एक बार चैप्टर 7 का आ गया, ये रहा, ठीक है। इसमें चल रहे हैं फटाफट आगे से आगे। देखो बेंजिलिक एल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है ये देख लेना एक तो, ठीक है, ये देख लेना बेंजिलिक एल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हाँ एक MCQ ये बनेगा, पक्का ही बनेगा, सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। देखो हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखा हो तो हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। हिंदी में तो लिखा हो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक इधर कौन होता है? दोनों साइड में सेम ग्रुप तो सिमेट्रिक, दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप, ये कौन सा है? सिमेट्रिक। अलग अलग ग्रुप तो एसिमेट्रिक, ये आएगा, ठीक है। प्राइमरी टर्सरी एल्कोहल पहचानना, ये आ सकता है। आगे चल देंगे। IUPAC नेमिंग अच्छे से देखना, इनकी बहुत अच्छे से देखना भाई। 1.5 नंबर में ये प्रश्न बहुत ही पक्का ही कह रहा हूँ, 2026 में यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, ये सब देख लेना। फिनॉल के ये नाम 6 ही नाम है, ध्यान से देख लेना। ईथर के नाम, अब देखो ईथर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ऐसे लिखता है मेथोक्सीमेथेन, तो कई लोग तो पहचान नहीं पाते कि ईथर है, तो ध्यान रखना मेथोक्सी, कभी भी किसी में भी नाम आ जाए ना, ऑक्सी नाम आता है, ये ईथर है, ऑक्सी ईथर,
ऑक्सी वाला कौन होता है? ईथर होता है। इतना जानना पड़ेगा आपको। आईपीसी नेम देता है और बोलता है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये है क्या, ये ईथर ही है। मेथॉक्सीमेथेन बोलते ही समझ आना ये क्या है, ईथर। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ 3 नंबर का प्रश्न यहीं से आ जाएगा। एकदम अच्छे से देख कर चले जाना इसको कि इसका बॉन्ड एंगल 108, इसका 109 और इसका 111। देखो इन दोनों का ही कम होता है टेट्राइडल। टेट्राइडल कितना होता है? चतुष्फलकीय बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री। उन दोनों से इसका कम और इसका है ज़्यादा। इसका कम होने का कारण इसमें तो लोन पेयर, इसमें अनुनाद और इसमें 2 स्थूल ग्रुप यानी बल्कि ग्रुप। अनुनाद मतलब रेजोनेंस। बस इतनी बात लेना, लिखा हुआ सब कुछ है यहाँ पर। हाँ आगे चलते हैं। ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोनाइजेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल जाए आपसे, ठीक है। ये आपको बता दिया एल्डिहाइड का जब आप चयन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। और कीटोन का करते हैं तो भी एल्कोहल बनता है, लेकिन इसमें 1 डिग्री और इसमें 2 डिग्री बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीनडार्ड वाली ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। 2026 लगाता हूँ, ये रिएक्शन पढ़ कर जाना खाली। आगे चलेंगे। फिनॉल बनानी आती है, 4 चीज़ों से बनानी होती है। ये तरीका अपने छठे पार्ट में 6 चैप्टर में देख रखा है। ये इंपॉर्टेंट है 2026 में मिलेगी। और एक ये इंपॉर्टेंट है 2026 में मिलेगी, क्यूमीन वाली, देख लेना। ये बता दिया गलना घुलना वही कहानी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ाने पर बढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर वेट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वाटर वाल बंद बढ़ जाते हैं। और ब्रांचिंग बढ़ाने पर घटते हैं क्यों? क्योंकि वाटर वाल बंद कम हो जाते हैं। देखो ये लिख रखा है, ये रहा सब कुछ लिख रखा है। आगे चलेंगे फिर। अच्छा ये प्रश्न बन सकता है कि एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है क्यों, यानी कि एल्कोहल जल में विलय क्यों? तो सबको मालूम है कौन से बंद के कारण है? हाइड्रोजन बंद। और 2026 में प्रश्न मिल जाए, आलो था देख लिया। अच्छा 1.5 नंबर कमा है। उसके बाद आगे चलते हैं। एल्कोहल की एसिडिटी +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I के प्रोपोर्शनल, जानती है दुनिया। अब ये कह देता हूँ, एक प्रश्न यही लिख रहा हूँ, सुन लेना। H2O से कम एसिडिक होता है पानी, एल्कोहल। उससे आगे कौन होता है? फिनॉल। और उससे आगे कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कारण क्या है? +I प्रभाव वाला एसिडिटी को कम करता है इसमें। इससे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। इससे ज़्यादा ये क्यों है? क्योंकि इसमें तो प्रॉपर रेजोनेंस है और इसमें इम्प्रॉपर, यानी कि तुल्य अनुनाद है इसमें। और इसमें कौन सा है? अतुल्य अनुनाद। और इसमें बताना है, इसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही घूमता है और इसमें ऑक्सीजन से कार्बन पर आ जाता है। बस इतनी बात बताना, ये सारी बातें बता दी मैंने यहाँ पर। एस्टिकरण में ऑर्डर क्या होता है? तो एस्टिकरण में ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान रखना, इसका प्रश्न बना कर देगा कि इनमें से किस में एस्टिकरण रिएक्शन बढ़िया हो सी। तो थाने पहचान है कुण 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला मुँह बढ़िया और थान पे छांटना है। और ऑपरेशन 2026 में थान मिले ला, ध्यान देख लिया जो ये पूछ लिया था एक बार, 2025 में आया हुआ है, ये बताया था मैंने, ये आया हुआ है। इसको नहीं ज़्यादा लुकास अभिकर्म को देख लेना। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे बढ़िया किस में होता है? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ये देख लेना, इसकी मैकेनिज्म घोट कर जानी है भाई, कन्फर्म घोट कर जानी है। ऑक्सीडेशन में भी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और आपको पता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कम होता है। कम क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब किसका बढ़िया होता है, वो वाली बात है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का करने पर क्या बनता है? पीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट होता है। अब फिर फिनॉल डाइल्यूट से करवाते हैं तो क्या होता है? ये प्रश्न आएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड से करवा, यहाँ एक प्रश्न देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। डाइल्यूट से करवाते हैं तो और तो पैरा पर अलग अलग, और कॉन्सेंट्रेटेड से करवाते हैं तो तीनों जगह एक साथ। उसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये एक तो एमसीक्यू ये बनेगा, एक एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, इस जगह से क्या बनेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक तो ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन ज़्यादा वेपर बनाता है? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वेपर ज़्यादा बनाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल वेपर कम बनाता है। इन दोनों में से एसिडिक ज़्यादा कौन है? तो एसिडिक ज़्यादा पैरा है, उल्टा है। एसिडिक तो ज़्यादा पैरा है, यानी कि अम्लीय ज़्यादा कौन है? पैरा। और ये क्या है? कम अम्लीय। रीजन ये लिख रखा है, कौन सा? अंतराणु अंतरणु, यानी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड के कारण। आगे चलते हैं। रायमेटिमान और कोल्बे रिएक्शन जो घोट कर जाएगा वो बाजी मार जाएगा, वरना रह जाएगा। अगला वही कहानी है। अगर नॉन पोलर सॉल्यूशन है तो और तो पैरा पर अलग अलग, और पोलर सॉल्यूशन है तो तीनों जगह एक साथ। बता दिया। कोल्बे और रायमेटिमान रिएक्शन एकदम रटकर जानी है। फिनॉल की जिंक डस्ट से करवाते हैं, पहले ही बताया। तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7। और ये O लिखा मिल जाए चाहे ये मिल जाए, ये सब ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या बनाता है? बेंजोक्विनोन। कौन से कलर का? पिंक कलर का। फिर मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड स्प्लिट कहते हैं, घोट लेना। ये एमसीक्यू पिछली बार आया था, तो इस बार ये एमसीक्यू आ सकता है। कहाँ गया रे ये वाला? ये एमसीक्यू आ सकता है। और सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज, ग्लूकोज को एल्कोहल में करने वाला जाइमेज, ये देखकर चले जाना।
2026 में पक्का मिल सकता है भाई, ये ध्यान रखना, एल्कोहल का विकृतीकरण। ईथर बनाने की ये प्रोसेस देखना, हो सकता है ऑपरेशन थान मिल जाए 2026 का माई। तो ईथर 413 पर बनता है, एल्कीन 443 पर। ये तो निर्जलीकरण है, एल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, और ये ईथर मेकिंग प्रोसेस है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस देख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, काम की चीज़ कहाँ आएगी, ये आगे। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख कर जाना भाई अच्छे से। एल्कोक्सी ईथर है ना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से देख कर जाना। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। ये और तो पैरा पर लगाना, ये तो आपको आता कर लोगे, और तो पैरा पर लगाना, बस इतना ही है। ये अपना 7 चैप्टर हो गया। अब अपन चलते हैं 8th चैप्टर में। हाँ भाई, 8th चैप्टर की बात, तो 8th चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे? 3 एमसीक्यू आएंगे। तीनों बता दूंगे, अरे बता दूंगे तो तीनों, हाँ तो बता दूंगे। सुनो 3 एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आवला के अठा देखो, ई पन्ना पर चालू, अठा जो अठाता नहीं, सुनो। वेनिलीन क्यों मिला है? वेनिना बेंसू। सैलिसैल्डिहाइड मेडोस्वीट से। सिनेमम सिनेमेल्डिहाइड, किस में क्या होता है? हो गया एक एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू सुनो, दूसरा एमसीक्यू आएगा सी डबल बॉन्ड ओ में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? तो sp2। तीसरा प्रश्न आसी कि सी डबल बॉन्ड हो नाभिक ने योगात्मक अभिक्रिया करे यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे जना इरो हाइब्रिडाइजेशन काहे हो जाए? तो देखो जिंक करसीना बॉन्ड टूटी, एक साइड में प्लस आसी एक साइड में माइनस है, तो पहला कौन सा हो? sp2। अब कौन सा हो गया? sp3। बॉन्ड एंगल कत्तो हुआ है? तो 120 डिग्री। आ जाओ आई तीन एमसीक्यू बता दिया। और की आसी और की कोना है अब तो एमसीक्यू आसी। एक शॉर्ट टाइप बता दूं, मन तो वही लाग रही है। HCHO कोमा CH3CHO कोमा CH3COCH3। इन तीनों में नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया किस में सबसे बढ़िया होती है? तो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया इसमें सबसे बढ़िया। उसके बाद इसमें क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक इंटरेस्ट सबसे कम है इसमें, इसलिए इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत कम है इसलिए। ठीक है, अब चला ऐसे टाइप में। अब देखो 8 पार्ट में बहुत बच्चा की दिक्कत आवे कि हमारा 8 पार्ट को नहीं आवे, 8 पार्ट को नहीं आए। तो मैं 8 पार्ट का क्या जो बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। अगर आपको ज़्यादा डर है ना तो 7 नंबर का पार्ट है, 7 नंबर का -6 सगलाइत ऐसी। ठीक है ना, तो सुनो। अब देखो पहला तो उपयोग यानी यूजेज, हिंदी इंग्लिश दोनों सुन लेना। किस किस के उपयोग देखने हैं? एक तो ये कि भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? आंट, रेड आंट है ना, चींटी के डंक में आंट बोलते हैं। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है HCOOH, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल हुआ तो जानो हिंदी आना। आगलो विनेगर में कौन सा हुआ है? घर के माए मम्मी चाउमीन बना खा लेना विनेगर, तो भी कौन सा हुआ है? तो भी कमाए हुआ है सिरका भी, सिरका भी क्या है? जगह में कौन सा हुआ है? एसिटिक एसिड, CH3COOH हुआ है एसिटिक एसिड। अगलो फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा काम में आता है? तो उसमें आता है C6H5COONE, ये काम में आता है। अगला और क्या है? याद आ जाए, हाँ बेकेलाइट बनाने में कौन काम में आता है? बेकेलाइट हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है बेकेलाइट, तो भी मावा HCH यानी फॉर्मेल्डिहाइड काम मावा है। ठीक है, बिग बात कमाई। फॉर्मेलिन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% एक्वस जलीय विलियन, एक्वस मतलब जलीय विलियन किसका? इसी का जो ऊपर लिखा है HCHO का, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या काम आता है? तो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है उनको लंबे समय तक आ पाए। बायोलॉजी के अंदर वो जो यहाँ पर बीच और गोयरा जगह लिक्विड कमाए रखे डारे वन भी नहीं बोला फॉर्मेलिन, भी सॉल्यूशन का नाम है फॉर्मेलिन, तो भी कहा फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज यानी कि जैव परिरक्षण में काम आता है। ये तो उपयोग वाला प्रश्न बनेगा एक। फिर नेम रिएक्शन, जितनी भी है ना नेम रिएक्शन, पार्ट की सगली नेम रिएक्शन घोट जानी, उनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लिख दूँ मैं, एल्डोल, केनिजारो। एल्डोल इंपॉर्टेंट है, केनिजारो इंपॉर्टेंट है। वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन है ना, डी कार्बोक्सिलेशन मिल जाएगी आपको। उसके बाद स्टीफेन रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट है, जॉन्स रिएजेंट, स्टीफेन रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट है ना, लुकस रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, जितने रिएजेंट के नाम लिए मैंने, जिगलर नट्टा रिएजेंट, इन सब को पढ़ कर जाना। इनमें से एक रिएजेंट पक्का ही मिलेगा। स्टीफन होगी, मेरे पास रोजेनमुंड होगी,
रोजेनमोंड हो गई, इटार्ड हो गई, इटार्ड, गाटरमान काउच हो गई, गाटरमान काउच, गाटरमान कोक, हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है। उसके बाद दो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर, एक पन्ने पर लिखोगे ना इतने में याद हो जाएगी, वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिएक्शन। बस इतनी रिएक्शन है, इतनी काम की है, एक नाम वाली रिएक्शन है, ये पता चल जाए जो बेड़ो पार है, इतो ही पार्ट है। आप देख लो सब क्यों बता दियो बता। एल्डोल की क्रियाविधि पट जानी और की कौन पट जानी, मैकेनिज्म सिर्फ एल्डोल की पट कर जानी, बाकी रिएक्शन याद करके जानी, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा एक और रह गया, सॉरी आगे अभी बता दूँ, हाँ अभी बता दूँ, सुनो। एक नाम याद करो, ओम्स गेट, ये नाम याद कर लो, ओम्स गेट। ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ए मतलब मेलोनिक एसिड, एस मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, जी मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ए मतलब एडीपिक एसिड, और टी का कोई लेना देना नहीं, खाली इस ट्रिक को बनाने के लिए काम है। तो ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH दो बार, इसका आईयूपीसी नेम, तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीसी नेम होगा, दो बार है ना, तो दो बार है तो एक कार्बन दो कार्बन, दो को क्या बोलेंगे एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड तो एथेन, और 1 और 2 दोनों पर क्या है डाइओइक एसिड, ये इसका आईयूपीसी नेम है डाइओइक एसिड। एम मेलोनिक, अब देखो एकदम सिंपल है, सब में एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, यानी इसमें CH2COOH कर दो, इससे आगे वाले में दो कार्बन बढ़ा दो तो CH2COOH कर दो, उससे आगे वाले में COOH तो है ही, उसके बाद CH2CH2CH2COOH कर दो, और उससे आगे वाले में COOH तो है ही, चार कार्बन कर दो, CH2CH2CH2CH2 और फिर COOH। ये लो सर, ये ट्रिक बढ़ गई ना, ओम्स गेट याद करना। तो दो कार्बन तो एथेन 1,2 डाइऑक्साइड, 3 है तो प्रोपेन 1,3, 4 है तो ब्यूटेन 1,4, 5 है तो पेंटेन 1,5 और 6 है तो हेक्सेन 1, तो इनके आईयूपीसी नाम पूछेगा। तो ट्रिक याद करनी है ओम्स गेट, क्या याद करनी है, ओम्स गेट, सुन लेना भाई। 8 पार्ट का मैंने पूरा डी कोड कर दिया यहाँ पर, इसके अलावा मत पढ़ना, पक्का कह रहा हूँ 7 नंबर के पर्सन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अब एक और बता देता हूँ आगे फटाफट, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो आईयूपीसी नेमिंग वगैरह तुम कर लेना, आईयूपीसी नेमिंग मेथेनॉल एथेनॉल इनकी ज़्यादा देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये ज़रूर है, ये 1.5 नंबर का पर्सन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप 120 डिग्री एंगल होता है, ये नोट्स में करवाइए, नोट्स से देख लेना आप, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। ये वाली रोजेनमोंड रिएक्शन देख लेना, COCl को CHO में कन्वर्ट कर देगा, स्टीफन रिएजेंट CN को इसमें कन्वर्ट कर देगा, कौन होता है, SnCl2 + HCl होता है। डिबालाज की फुल फॉर्म पक्का इंपॉर्टेंट 2026 पक्का ही मिल जाएगी डिबालाज की फुल फॉर्म। आगे चलेंगे, इटार्ड रिएक्शन बताई थी अभी ऊपर, गाटरमान काउच बताई थी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसमें ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, कौन से कारण, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण, कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है इन दोनों में बीच। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2026 में मिल सकता है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, तो आप देखो सब यहाँ बता देता हूँ। सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद कौन होता है ईथर, उसके बाद कौन होता है एल्डिहाइड, उसके बाद कौन होता है कीटोन, उसके बाद कौन होता है एल्कोहल, और उसके बाद कौन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें ROR है, ROR इरो मतलब ईथर हो गया, ये एल्कोहल हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया। तो सबसे आगे एक नंबर पर ये, उससे आगे कौन होगा ईथर, ईथर से आगे कौन होता है एल्कोहल, एल्कोहल से आगे कौन होता है एल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला क्रम होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2026 में मिल सकता है। न्यूक्लियोफिलिटेशन प्लस माइनस वाला करना है, ये प्रश्न था। ये एक और देख लेना 2026 में, वो भी मिल सके भाई, ये देख लेना अच्छे से, प्लस माइनस करना है। साइनोहाइड्रिन बनता है, ये करवाई हुई रिएक्शन है। हेमी एसिटेल बनता है, एसिटेल बनता है, हेमी एसिटेल एसिटेल, ये देख लेना अच्छे से। ये इस इंडेक्स से एक प्रश्न आएगा, अब आपकी मर्जी, याद करोगे तो 100 में से 100 ले आओगे, नहीं याद करोगे तो 1-2 नंबर कम हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। अमोनिया से एमीन बनता है, एमीन से एमीन बनता है, खाली पानी निकालना है यहाँ से, ये पानी निकल गया। अभी इस जेड की जगह कौन कौन हो सकते हैं, तो इस जेड की जगह इतनी चीज़ें हो सकती है, ये वाली हो सकती है, H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है। H हुआ तो उसका नाम अमोनिया, उससे बनेगा क्या एमीन, R हुआ उसका नाम एमीन, उससे बनेगा क्या एमीन, OH हुआ उसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन, इससे क्या बनेगा ऑक्सीजन। इन सब में सरला हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये वाला पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 में पूछा था ये प्रश्न। वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन एकदम इंपॉर्टेंट है, घोट ही लेना, एकदम अच्छे से घोट लेना। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। टोलन और फेलिंग टेस्ट बोल गया था मैं ऊपर बताना, टोलन और फेलिंग टेस्ट लिख देता हूँ वापस, अब कोई देखेगा कि नहीं देखा पता नहीं, बता देता हूँ। टोलन और फेलिंग टेस्ट रह गए थे यहाँ इंपॉर्टेंट में।
यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक ही जगह, टोलन और फेलिंग टेस्ट, यही बोल गया था मैं खाली, टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। पढ़ लेना भाई, जितनी बातें बताई है घोट लेना, और ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, पेपर अच्छा ही होगा आपका, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पूछे तो ये वाली करनी है, ठीक है। एक ये रिएक्शन यहाँ रहेगी क्या, नहीं रही, हाँ नहीं अभी तक तो नहीं रही, चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करते हैं, टोलन फेलिंग हो गया, आगे चलते हैं। एल्डोल और केनिजारो बता दिया, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास हो वो एल्डोल है क्या, ये देखो ये प्रश्न आया था, एमसीक्यू आ सकता है कि भाई इनमें से कौन एल्डोल दिखाएगी और कौन केनिजारो दिखाएगी, तो एल्डोल वही दिखाएगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन पहचान आना चाहिए, नहीं तो ऐसे सुन लो HCHO और C6H5CHO, यानी कि ऐसा ये दोनों हमेशा केनिजारो दिखाएंगे, बाकी सब एल्डोल दिखाएंगे, बस ये दोनों केनिजारो दिखाएंगे, बाकी सब एल्डोल दिखाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें मैंने कहा था फॉर्मेलिन ये इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट में कौन काम आता है, तो इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड काम आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये नाम याद कर लेना आप, ओम्स गेट, और इनका आपसे IUPAC नेम पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आगे चलते हैं, बेंजोइक एसिड एक ही है, हाँ भाई ये मिल गया, अच्छा हुआ, एक तो ये वाला और एक इसका भाई है ये CHO, इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये थैलिक एसिड है, इसका IUPAC नेम पूछेगा आपसे, ठीक है। आगे चलेंगे, जॉन्स रिएजेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे रिएजेंट एक पन्ने पर लिख कर याद करके जाना। आगे चलेंगे, और कुछ काम की बात नहीं है, ये वाली रिएक्शन भाई पढ़ कर जाना, 2026 में आज रिएक्शन पक्का मिले था, ठीक है। और इसमें कुछ काम की बात नहीं है तो चलते आगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, डाइमर फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक सबसे ज़्यादा क्यों है, डाइमर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, डाइमर फॉर्म में रहता है। अच्छा एसिडिक नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में रहता है। एसिडिक आउटर वही है सेम, एल्कोहल वाला प्लस आई के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना, और माइनस आई के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपसे कुछ लिख देगा, जैसे ऐसे लिख दिया CH3COOH Cl2CH और ClCOOH में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो माइनस आई जिसके पास जितने ज़्यादा वो उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है ना। यहाँ आपके नोट्स में है वो ऑर्डर, ये वाले ऑर्डर से एक पर्सन आएगा, ठीक है, या फिर ये आ सकता है 2026 में, इसको देख लेना। आगे चलते हैं, एक ये रिएक्शन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है 2026 में। इसमें सोडा लाइम क्या होता है, देखो ये सोडा लाइम NaOH और CO का 3:1 मिक्सर सोडा लाइम होता है। हेल पोलार जेलेंस की 2026 में मिला लिथाना, तो की कौन करना 8 एक है 98 और एक Cl लगाना, चलो सा होगी, ठीक है। अब ये प्रश्न आ सकता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते, डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वही कहानी इसमें सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। मेथनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एथेनोइक यूज्ड इन विनेगर फूड इंडस्ट्री, हेक्सेंडाइक एसिड, ये सब ये पढ़ लेना, यहाँ ऊपर बता दिए थे, ये 8th चैप्टर था। आप चलते हैं 9th चैप्टर में। 9वां चैप्टर के अंदर देखो, पहले मैं बताता हूँ मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, 3 MCQ आएंगे ना। पहला MCQ सुन लो, पहला MCQ ये आएगा कि एमीन में या अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कह देना sp3 होता है, ठीक है। पूछ ले बॉन्ड एंगल कितना होता है, कह देना 108 डिग्री होता है। और पूछ ले कि नोवोकेन क्या होता है, तो बोल देना नोवोकेन एनेस्थेसिया जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। बेनेड्रिल क्या होता है, तो कह देना कि बेनेड्रिल ने जो एंटीहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन है, देखो यहाँ लिख रखे नोवोकेन, ये रहा नोवोकेन, ये रहा बेनेड्रिल, कटर है बेनेड्रिल और ये बेनेड्रिल, एंटीहिस्टामिन और एनेस्थेसिया, ठीक है, ये कर लोगे आप। उसके बाद और क्या बन सकता है, तो डिग्री पहचानना आएगा, तो देखो ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे मिल जाए CH3NH2 इसकी डिग्री तो 1 डिग्री, ऐसे दिख जाए CH3NHCH3 डिग्री तो 2 डिग्री, ऐसे मिल जाए CH3NCH3CH3 इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री। लेकिन सीधा इतना वो बड़ा नहीं है कि आपको ऐसे देगा, वो क्या बोलेगा, इसका IUPAC नेम देगा, तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, मेथोक्सी एमीन, ये तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम होगा मेथोक्सीमेथेन, नहीं IUPAC नेम क्या हो, मैथेनेमीन में कौन सी डिग्री है, तो कह देना 1 डिग्री है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, एन मिथाइल मेथेनेमीन, एन मेथिल मेथेनेमीन, है ना, ये डिग्री है। तो इसकी डिग्री देखो, एक मेथिल आए ना तो आंख में चल के देना 2 डिग्री है, और ऐसे आ जाए इसका नाम क्या होगा, N डाई मिथाइल मेथेनेमीन, तो 2 बार एन डाई दिख गया तो 3 डिग्री है, ऐसे बोलेगा। देखो खाली एक भी एन मिथाइल नहीं दिखे तो 1 डिग्री,
एक आयन मेथिल दिख जाए तो 2 डिग्री और 2 आयन मेथिल दिख जाए तो 3 डिग्री, ऐसा पहचान आएगा। ठीक है, और इन्हीं का आईपीसी नेम आएंगे। फिलअप और एमसीक्यू दोनों बता दें, आईपीसी नेम के ही आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। ये देख लेना, इसकी पिरामिड स्ट्रक्चर 108 डिग्री ये आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये ही देखना तुम। ये आईपीसी नेम कॉमन नेम एकदम अच्छे से देख कर जाना भाई, पक्का कह रहा हूँ इसी का आएगा। मेथेनेमीन का आईपीसी नेम दो, इथाइलेमीन का आईपीसी नेम दो तो इथाइलेमीन मतलब एथेनेमीन, प्रोपाइलेमीन मतलब प्रोपेनेमीन, आइसोप्रोपाइलेमीन तो प्रोपेन 2 एमीन, ये नाम देखकर जाना। ठीक है, देखो अब एन मिथाइल है, इसका मतलब क्या है 2 डिग्री, एन यानी ये क्या है 3 डिग्री, ऐसे करना है। आगे चलते हैं। अब एक दो एमसीक्यू और बन सकते हैं, वो भी सुन लो एमसीक्यू, वो आगे बता दूंगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से ये सुन लेना, SN प्लस H2 NH2 को किस में कन्वर्ट करता है, NH2 में। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और इस पार्ट से अच्छा पहले ऊपर ही बता दूँ ना क्या क्या बता रहा था। एमसीक्यू हो गए, वो हो गए। अब देखो दो वेरी शॉर्ट टाइप पहले बता देता हूँ। एक तो बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेगा तुमसे, कन्फर्म पूछेगा, और एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकता है। बेसिसिटी का ऑर्डर किसके लिए, एक तो मैंने याद कराया था 231 और एक याद कराया था 213, गोट लेना भाई। उससे पीछे कौन होता है NH3, और उससे पीछे कौन होता है एनिलीन होता है। एनिलीन सबसे पीछे होता है, एनिलीन सबसे पीछे होता है एनिलीन का। तो PKB ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, PKB किसका मिनिमम है, तो PKB मिनिमम मतलब बेसिसिटी मैक्सिमम यानी क्षारकता वाला 213 वही आएगा, इतना ही है। और एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और एक प्रश्न और लिख देता हूँ, एमाइड को, अभी हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है, एमाइड को एमीन में कौन कन्वर्ट करता है, तो हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन करती है। एमाइड को एमीन में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट करती है, तो हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन करती है। ठीक है, इतने ही प्रश्न बनेंगे इस बार से फटाफट। और कपलिंग रिएक्शन का बन सकता है, वो आगे बता दूंगा। यहाँ आगे ये बता दिया, यहाँ हो गया। उसके बाद फटाफट आगे चलते हैं। ग्रेबल, ये देखो ये हाफमान ब्रोमामाइड, ये किसको, ये एमाइड है, ये एमाइड है, इसको किस में करती है, एमीन में करती है। ठीक है, एक ये ग्रेबल थैलामाइड भी पढ़ कर चले जाना, ग्रेबल थैलामाइड। आगे चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ वही प्रॉपर्टी देखनी है जो मैंने बताई अभी, कौन कौन सी बेसिक नेचर वाली है। और बेसिक नेचर में वापस कर देता हूँ, एक तो नाम आता है अमोनिया और एक नाम आता है एल्किलेमीन। इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो ये ज़्यादा बेसिक है, यानी ये अधिक क्षारीय है। क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला R ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है जो क्षारकता को बढ़ाता है। प्लस आई वाला अम्लीयता को घटाता है, तो क्षारकता को तो बढ़ाएगा ही ना, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है। इसका भी कम होती है, अपन कंफ्यूज होते हैं, ऐसे लिखा हुआ आता है C6H5NH2, इसी को एनिलीन बोलते हैं। इसको खोल कर ऐसे लिखते हैं, ये एनिलीन है। और इसका जो लोन पेयर है ना, वो इस रिंग में चला जाता है। अब H प्लस बेचारा आया लेने के लिए लोन पेयर, उसको मिला क्या, नहीं मिला, इसका लोन पेयर चला गया रिंग में, इसलिए ये बेसिक सबसे कम है, सबसे कम बेसिक ये। उसके बाद NH2, उसके बाद उसके आगे ही है। तो ऑर्डर क्या हो गया, एनिलीन, एनिलीन से आगे अमोनिया, अमोनिया से आगे वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी एल्किलेमीन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब एल्किलेमीन में ये ऑर्डर याद कर लेना। अगर एल्किलेमीन में मेथेनेमीन है, मेथेनेमीन मिथाइलेमीन जिसको बोलते हैं, और एक इथाइलेमीन है, मिथाइल छोटा मिथाइल छोटा, तो इसमें होगा 213 और इसमें क्या होगा 231, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और उसके बाद NH3, और उसके बाद सबसे लास्ट में एनिलीन आएगी। और कह रहा हूँ घोट लो रे, सबसे लास्ट में एनिलीन, सबसे लास्ट में एनिलीन, सबसे लास्ट में एनिलीन, सब लोग पहले पोत कर देते हैं। अब प्रश्न कैसा आएगा, MCQ आएगा, ऐसे बोलेगा कि इनमें से किसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसकी होती है, आंख मीच करके देना भाई, सबसे अधिक तो 2 डिग्री की होती है। अब ऐसे भी मिल सकता है PKB मिनिमम मतलब क्षारकता अधिकतम किसकी होती है, 2 डिग्री की होती है। सबसे कम एनिलीन की होती है, एनिलीन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसकी होती है, अमोनिया की होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ऑर्डर एकदम अच्छे से घोट लेना, बाकी आपकी मर्जी है। ये पढ़ा देखो, ये ऑर्डर 2026 लगा दिया है, एनिलीन के अनुनादी संरचना 2026 लगा दिया है। आगे चलते हैं, और कुछ काम की बात नहीं है इसमें। ये 2026 एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, 2026 में ये समीकरण आपको मिलेगी कंफर्म। आगे चलते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है 2026 में, ये भी कंफर्म मिलेगा, घोट लेना इसको। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, चलते रहें, रुके नहीं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस घूमता है, पहली बार प्लस घूमेगा सब जगह, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर प्लस घूमेगा। ठीक है, सेंड में रिएक्शन ये होता है, काटरमान में ये होता है, इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। और लास्ट में ये रिएक्शन पढ़ लेना भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2026, खाली HCl निकालना है, ये फिनोल है लिखना है, ये क्या है, फिनोल है, और ये क्या है, BDX है, बेंजीन डाइजोनियम, कपल बन गया, जोड़ा बन गया, HCl निकल गया तो इनका जोड़ा बन गया, पैरा पर हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन, पैरा एमिनो आइसोबेंजीन। कलर घोटना है, कलर इसमें ऑरेंज होता है, इसमें क्या होता है, येलो, ये 2026 और कह रहा हूँ
इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चैप्टर 9th कंप्लीट हो। आप चलते हैं चैप्टर 10th में। लास्ट चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, 2 फिलप और 2 सोल्ट टाइप। बता दूं, पर्सन सुन लो। फिलप यह आएगा कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है फ्रक्टोज को। इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, तो बोलना है सुक्रोज को। आपसे बोल दें कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो कह देना लैक्टोज शुगर होती है। ठीक है। डीएनए में ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है जो आरएनए में नहीं होता, तो डीएनए में कौन होता है, थाइमिन, और आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल। हो गया फिलअप, खत्म, कहानी खत्म। एक और आ सकता है कि सुक्रोज के वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या क्या बनता है, और उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये फिलअप हो गए। और उसके बाद चलते हैं शॉर्ट टाइप में। तो एक तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। और सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं काम की चीज़ें, ये तो मैंने बता ही दी। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखना एक तो, और मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद यहाँ से 1.5 नंबर का बन सकता है 2026 में कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI से करवाते हैं तो क्या बनता है, एन बनता है। CN वाली, ग्लूकोनिक वाली, ये महा इंपॉर्टेंट है 2026। और एक ये आगे वाली, ये वाली सेकेरिक वाली 2026। ठीक है। उसके बाद हावर्थ स्ट्रक्चर देखना ग्लूकोज की, ये वाली ग्लूकोज, और फ्रक्टोज की ये वाली स्ट्रक्चर देख लेना। डाइसेक्राइड में खाली इतना ही, इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, ये रीजन लिखना है यहाँ से, ये वाला रीजन लिखना है कि भाई पहले ये डेक्सो रोटेट होता है, फिर लिवर रोटेट हो जाता है, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज की, माल्टोज की, लैक्टोज की, ये देख लेना। एक आप देख लेना कि रिड्यूसिंग शुगर, अब चाहे शर्करा हो रहा है ना, अब चाहे शर्करा, एकदम अच्छे से घोट लेना भाई, अब चाहे शर्करा। स्टार्च, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में डिफरेंस घोट लेना, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में डिफरेंस घोट लेना, पक्का ही कह रहा हूँ। सेल्यूलोज, ऐसे बोल सकते हैं पूरी प्रकृति में, नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्सटेंस है जो पाया जाता है, तो कौन है, सेल्यूलोज है। ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं। ठीक है ना, ये घोट लेना। प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, ये जानते हैं। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल घोट लेना। ये एसेंशियल एकमात्र ये है ना, इस पर स्टार लगा रहा हूँ जो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, खाली ये एक जन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल में डिफरेंस कर ही लोगे। जिट्राइन देख लेना भाई, 2 जिट्राइन है आपके, एक सल्फोनेलिक एसिड, ये भी जिट्राइन है 9th चैप्टर में, ये जिट्राइन है, और एक ये जिट्राइन है। ठीक है, ये देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन से बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन कौन से बॉन्ड से बनते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं, CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल घोट लेना, और फाइब्रस के एग्जाम्पल घोट लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एकदम अच्छे से देखना, इसके एग्जाम्पल कोगुलेशन ऑफ एग और कर्डिंग ऑफ मिल्क। ठीक है। एंजाइम, कौन सा एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज वाला, वो सारे देखने ही है। विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये MCQ फिलअप मिल सकता है आपको। B और C वाटर सोल्यूबल है, भरत सोयल पानी में तैरना जानता है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको, वाटर सोल्यूबल है। बाकी A, D, के वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है। और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है देख लेना, और इनके IUPAC नेम, जिसको 100 में से सोचिए वो इसके IUPAC नेम जरूर देख लेना भाई। आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA। एक इंपॉर्टेंट 2026 में ये प्रश्न मिलेगा कि DNA RNA का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो एक तो पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं। DNA RNA की स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, DNA RNA में अंतर जरूर देख लेना, DNA RNA में अंतर घोट कर भी जाना। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में अंतर देखना। देखो, न्यूक्लियोसाइड में क्षार और पेंटोज शर्करा होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में क्षार, पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक एसिड तीनों होते हैं। ठीक है। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग, अंगुली छापन, ये किस में काम आता है, अपराधी की पहचान करने में काम आता है, वो वाली बात है। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन से कौन सी कमी हो जाती है, थोड़ा बहुत देख लेना। इसी के साथ चैप्टर 10th कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अब आपका दिन मंगलमय हो, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी होली। धन्यवाद।